So in this video we're gonna see about the group C of NEB maths. तो इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि सिंपलेक्स फिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद गॉस सीडल या फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड फिक्स क्वेश्चन है। तो हम लोग सारा फिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि मतलब एक के वजह दूसरा भी आ सकता है, जैसे गॉस एलिमिनेशन की वजह गॉस सीडल भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं सारा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का गॉस सीडल। तो गॉस सीडल बेसिकली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें से दो आएगा, या तो मतलब जैसे दो है ट्रापेजॉइडल और सिम्पसन, दोनों में से एक ही आएगा। तो ये दोनों जो है इंटीग्रेशन का, और बाकी सारा जो ग्रुप सी का है वो सारा का सारा मैट्रिक्स से आता है। तो दो इंटीग्रेशन और बाकी सारा मैट्रिक्स क्वेश्चन है। तो पहले मैट्रिक्स का देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है गॉस सीडल मेथड। अब देखो नाम याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग नेम से, गॉस सीडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन। तो गॉस सीडल मेथड से हम लोगों को कोई भी तीन इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सपोज हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन इक्वेशन है 2x प्लस 15y प्लस जेड इक्वल टू 23, x माइनस वाई प्लस 10z इक्वल टू 25 एंड 13x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 46। तो ये तीन इक्वेशंस है, इसमें से हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो अब देखो गॉस सीडल में से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी फिर भी हम लोग मैट्रिक्स यूज करके करते हैं, इसमें हम लोग मैट्रिक्स यूज नहीं कर रहे। गॉस सीडल में से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहला कंडीशन होता है एक, ये कंडीशन पूरा करने के मतलब पूरा क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे कंडीशन है। तो कंडीशन क्या होता है कि जैसे सारा इक्वेशन में ना एक वैल्यू, ये नहीं, ये तीनों देखो, एक वैल्यू जो है बाकी दो को ऐड करके बड़ा होगा, एक का मोड बाकी दो का मोड को ऐड करके बड़ा होगा। मतलब जैसे इसमें जो है, तो ये 15 जो है इसका मोड यानी कि माइनस प्लस मैटर नहीं करता है, बस नंबर। तो ये 15 जो है 2 और 1 को भी ऐड करेंगे ना, जो कांस्टेंट है इसका, वेरिएबल्स नहीं, जो कांस्टेंट है 2 प्लस 1, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी 15 बड़ा रहेगा। ये सारा में ऐसा होना चाहिए। तीनों में अगर ऐसा है तो हम लोग गॉस सीडल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी एक ऐसा है कि 10 जो है, इसमें हम लोग 1 प्लस -1 का मोड को ऐड करेंगे, तो -1 का मोड मतलब 1 ही रहेगा ना, तो 1 प्लस 1 2 और ये 10, तो ये बड़ा होगा। वैसे इसमें भी 13, ये भी बड़ा होगा 2 और 3 को ऐड करके भी। तो ये इसका कंडीशन होता है कि तीनों इक्वेशंस में ऐसा एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। और ये कंडीशंस एक 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आता है कि वेदर द इक्वेशंस आर डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। ये 2 मार्क्स का इक्वेशन हो गया। तो अगर पूछा कि वेदर द इक्वेशंस आर डायगोनली डोमिनेंट, तो हम लोग को ये दिखाना है, यहां तक दिखाना है, इफ दिस इक्वेशन इज फुलफिल्ड देन द 3 इक्वेशंस आर डायगोनली डोमिनेंट। तो यहां से एक 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे देखते हैं, ये जो 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन कैसे होता है, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए गॉस सीडल के लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि ये देखो, हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ये 13 जो है एक्स का है, ये देखो ये 13 एक्स का है। इसमें से मतलब 13 सबसे बड़ा है, किसका वैल्यू है? 13 एक्स का वैल्यू है। वैसे 10 किसका वैल्यू है? जेड का वैल्यू है। तो ये जेड के लिए इक्वेशन होगा, ये एक्स के लिए इक्वेशन होगा, और मतलब इसको यूज करेंगे हम लोग निकालने के लिए, अभी पता चल जाएगा। 15 जो है हम लोगों का वाई के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग है ना, वाई के लिए ये है, जेड के लिए। तो अब हम लोग को करना क्या, जैसे सबसे पहले एक्स का करते हैं। तो एक्स में करना क्या होता है कि ये जो है ना ऐसे लिख दो, 13x इक्वल टू, मतलब ये 13x वाला इक्वेशन यूज करना है, 13x वाला, और ये दोनों को इसके साइड लिख देना, मतलब 46 माइनस 2y माइनस 3z। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये कंडीशन लिखने के बाद हम लोगों ने ये जो इक्वेशन है 13x वाला, तो इसमें से हम लोग को देखना है कि x का वैल्यू सबसे बड़ा किस में है। तो x का वैल्यू सबसे बड़ा तो यही इक्वेशन में है ना, तभी तो हम लोगों ने ये निकाला है, ताकि पता चले x का वैल्यू सबसे बड़ा किस में। इसमें z का वैल्यू सबसे बड़ा है, इसमें y का वैल्यू सबसे बड़ा है, इसमें x का वैल्यू सबसे बड़ा है। तो जिसमें x का वैल्यू सबसे बड़ा है वो इक्वेशन यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें x का वैल्यू सबसे बड़ा है ना, तो ये इक्वेशन को कैसे लिखना है, ये 13x इक्वल टू बाकी का जो है ना एक तरफ ले जाना है, 46 माइनस 2y माइनस 3z। तो इसमें से x का वैल्यू क्या होगा, 1/13 46 माइनस 2y माइनस 3z। ये हम लोग का हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही y और z के लिए भी करना है। तो y और z के लिए भी ऐसे होगा, जैसे y के लिए क्या होगा, ये y के लिए 15 को एक तरफ लिखना है, बाकी को दूसरे तरफ। तो ऐसे हो जाएगा 15y इक्वल टू, अब देखो बाकी को उस तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, 23 माइनस 2x माइनस 3z, 2x माइनस 3z। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू को 1/15 23 माइनस 2x माइनस 3z। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 5। एक मिनट, यहाँ पे 3z नहीं है, यहाँ पे बस z है, मैंने 3z गलती से लिख दिया।
तो ये बस z है, तो ये इक्वेशन था। वैसे ही z के लिए भी करना है, तो z के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें हम लोग को, ये वाला, मतलब किसमें सबसे बड़ा है z का वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा है ना, तभी वही कंडीशन तो हम लोग लिखे हैं ताकि पता चले। तो इसमें बड़ा है, तो ये वाला 10z को एक तरफ लिखना है, 10z को एक तरफ लिखना है, उसके बाद बाकी का उस तरफ। तो 25 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो z का वैल्यू क्या होगा 1/10 25 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये अब हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, x के लिए एक इक्वेशन, y के लिए एक इक्वेशन, z के लिए एक इक्वेशन। ये प्रैक्टिकली इसी से आया है, ये वही चीज है, हम लोगों ने वही चीज को अलग वे में लिखा है, लेकिन हम लोग को पता तो चलना चाहिए ना कि किस इक्वेशन में कौन सा वैल्यू निकालना, मतलब इस इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना है, x का निकालना है, y का निकालना है, z का निकालना है, वो पता तो चलना चाहिए ना। उसके लिए हम लोगों ने ये किया। तो इसमें सबसे बड़ा y का वैल्यू है 15, ये नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो इसमें सबसे बड़ा y का वैल्यू है ना, मतलब 15 जो है y का वैल्यू सबसे बड़ा इसमें ही है, तो इससे y का निकालेंगे, तो इसी से हम लोगों ने y का निकाला। तो वो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये कंडीशन तो वैसे लिखना ही पड़ेगा गॉस सीडल के लिए। तो उसके बाद x, y और z के लिए पर्टिकुलर इक्वेशंस आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल स्टेप है, थोड़ा सा तुमको ये ना लाइक अब्सर्ड लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल स्टेप है कि अब क्या करना है ना, ये इक्वेशन में ना, तो पहला इक्वेशन देखो क्या करना है। तो अब जो हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं। फर्स्ट इटरेशन, आइट्रेशन, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करते हैं, अब जो हम एक स्टेप करने वाले हैं उसको फर्स्ट आइट्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले x के लिए निकालते हैं, तो x के लिए क्या करेंगे ना, y और z 0 डाल देंगे, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब बस कर दो, क्या है हम लोग का इक्वेशन, x इक्वल टू 1/13 और क्या है 46 माइनस 2y माइनस 3z, 46 माइनस 2y माइनस 3z, ये है ना। तो अब इसमें y और z का वैल्यू 0 डाल देना है। तो जब 0 डाल देंगे तो 46 माइनस ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 0 डाल देंगे तो 46/13 कितना होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.5384। तो ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू आ गया। तो ऐसे निकाल देना, इतना ईजी है। अब सेकंड इटरेशन में y के लिए करना है, सेकंड इटरेशन या इटरेशन कुछ भी, सेकंड इटरेशन में क्या करना है, जैसे y के लिए निकालना है ना, तो z का वैल्यू 0 डाल दो और x का वैल्यू भी ये बताऊंगा मेरे को। तो पहले इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या है 1/15 23 माइनस 2x माइनस z, 23 माइनस 2x माइनस z, यही ना। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में y और z का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा 0 0 डाल दिया ना, इसमें भी z का वैल्यू 0 डाल देंगे, पर x का वैल्यू ये यूज करेंगे। अब तो हम लोग के पास x का वैल्यू है ना, यूजुअली हम क्या करते x का वैल्यू 0 डाल देते, पर नहीं, अब हम लोग के पास x का वैल्यू है, तो जो वैल्यू है वो वैल्यू डाल दो। अब निकाल दो 23, जो वैल्यू नहीं है वो 0 डाल दो, जो है उसका एज इट इज। तो x का वैल्यू तो है हम लोग के पास 3.5384 माइनस 0, तो इसका भी कुछ आंसर आ जाएगा। तो सपोज अच्छा ये आंसर हो। अब थर्ड आइट्रेशन में क्या करना है हम लोग को, थर्ड आइट्रेशन में z के लिए निकालना। तो z का फॉर्मूला क्या है, z का फॉर्मूला है हम लोगों का, मतलब इक्वेशन क्या है z का 1/10 25 माइनस एक्स प्लस वाई, 1/10 25 माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ यही है। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करते, z है तो हम लोग x और y का वैल्यू 0 0 डाल देते, पर अब तो हम लोग के पास दोनों ही वैल्यूज है ना। सपोज इसका वैल्यू 5 आ गया सपोज, तो ये x का वैल्यू हम लोग के पास 3.53 है और y का वैल्यू 5 है, तो वैल्यू डाल दो, z का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही x y z का वैल्यू आ गया, इसको बोलते हैं गॉस सीडल मेथड, जो कि इतना सिंपल है। जिसमें क्या किया हम लोग, सबसे पहले तो हम लोगों ने कंडीशन देखा कि हर एक इक्वेशन में एक जो ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा वैल्यू है जो कि बाकी दो को ऐड करके बड़ा हुआ है, मतलब 10 ये दोनों को ऐड करके बड़ा होगा, 13 भी इन दोनों को ऐड करके बड़ा होगा। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल्ड है तो गॉस सीडल मेथड वी कैन अप्लाई। तो अब कुछ नहीं करना है, अब देखना है कि ये 15 क्या चीज का वैल्यू है, y का वैल्यू, 10 z का वैल्यू, 13 x का वैल्यू। तो तीनों के लिए 3 पर्टिकुलर इक्वेशंस बना लो। x के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, 13x, ये वाला इक्वेशन को यूज करना है। तो 13x इक्वल टू 46 माइनस 2y माइनस 3z एक तरफ लिख देना। वैसे ही y के लिए भी ये, z के लिए भी है, यहाँ से x y और z का एक एक इक्वेशन आ जाएगा। जब इक्वेशन आ जाएगा उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, आइट्रेशन करना है। आइट्रेशन में क्या करना है, y और z का वैल्यू 0 डाल देना है, y और z का वैल्यू 0 डालोगे आ जाएगा आंसर। सेकंड इटरेशन में भी 0 डालना है, लेकिन x का वैल्यू ऑलरेडी है तो वही वैल्यू डाल के आ गया। थर्ड आइट्रेशन में भी हम लोग के पास 2 वैल्यूज तो ऑलरेडी, अब तो z का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं गॉस सीडल मेथड। ये हो गया गॉस सीडल मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड था और ये 6 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आता है। 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। अब दूसरा मेथड है हम लोग का गॉस एलिमिनेशन मेथड।
तो अब कभी कभी गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आती है, ये भी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में आता है, कोई सा भी आ सकता है। तो कोई भी इक्वेशन देगा, जैसे कि हम लोग 2x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 18x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 14, सपोज ये क्वेश्चन है एंड वी आर सेड कि अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूज। तो अब देखो गॉस सीडल फिर भी मतलब इजी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग स्टेप था। ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें ये इतना सिंपल है, देखो अभी 1 मिनट में हो जाएगा। देखो मतलब जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 1-2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन भी। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म अब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में यूज कर दिए, मतलब स्टार्ट कर दिए यूज करना मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये तो हम लोगों ने 10 और 11 में भी पढ़ा था। तो कांस्टेंट को एक तरफ लिखते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, और ये RHS वाला को एक तरफ। तो कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो, 2 2 4 वैसे 1 3 2 3 1 3, और XYZ को ऐसे लिख देना, XYZ और इक्वल टू 18 13 14। तो देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है कि ये लिखने के बाद ना, ये मतलब ये देखो एक्चुअली ये AX इक्वल टू B के फॉर्म में, ये जो हम लोग 10-11 में करते थे AX इक्वल टू B वही फॉर्म में है, लेकिन हम लोग 10-11 में क्या करते थे, X इक्वल टू A इनवर्स B करके ऐसे A इनवर्स निकालते थे, B से मल्टीप्लाई करके X का वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग ये जो अपर ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल मतलब क्या होता है, देखो ये सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम और रो का नंबर सेम है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो इसमें एक अपर ट्राइंगल होता है, एक लोअर ट्राइंगल होता है। अपर ट्राइंगल मतलब देखो ये होता है, ये जो अगर ये तीनों टर्म अगर 0 है ना तो इसको अपर ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब देखो ना ये ट्राइंगुलर फॉर्म है तो इसको अपर ट्राइंगल बोलते हैं। वैसे ही अगर ये तीनों टर्म 0 है तो इसको लोअर ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब ये अगर 0 अगर यहाँ, तो ये देखो एक ट्राइंगल के फॉर्म में ना ये तीनों अगर 0 हुआ तो इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। तो इसमें क्या करना होता है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को एक अपर ट्राइंगल क्रिएट करना होता है। मतलब अपर ट्राइंगल क्रिएट करना है मतलब क्या, इन तीनों को 0 बनाना होता है। अगर हम लोग इन तीनों को 0 बना देंगे ना तो X, Y और Z का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये तीनों को हम लोगों को कैसे भी 0 बनाना है। 0 बना देंगे उसके बाद हम लोग का काम खत्म। और ये 0 बनाना तो हम लोगों ने 11 में भी सीखा था ना, माइनस प्लस करके कैसे कैसे करके। तो अब मैं बता दूं कि ये उतना टफ नहीं है। 11 में फिर भी हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता था कि मतलब बहुत सारे टर्म्स होते थे इधर उधर करके, बहुत ज्यादा प्रोसेस। इसमें इतना कुछ नहीं करना, इसमें बहुत ही सिंपल है। देखो इन तीनों को 0 बनाने के लिए अब सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताता हूँ। किसी भी टर्म को 0 बनाने के लिए ना, उसके मतलब सपोज इसको 0 बनाना तो या तो ये 1 होना पड़ेगा, ठीक है, या तो ये सॉरी इसको अगर 0 बनाना है तो ये में से ये या ये को एक को 1 होना पड़ेगा। अगर 1 हो गया तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज देखो सपोज यहाँ पे 1 है ना, तो सपोज ये 1 है और यहाँ पे कोई भी है 5 है सपोज, तो देखो तो अगर इसके ऊपर वाला 1 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज 0 0 ही रख दो, कुछ भी टर्म रख दो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए ये रो 2 हुआ ना, ये रो 1 हुआ, तो रो 2 माइनस रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस 5 इंटू रो 1 कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। तो मतलब क्या करना है हम लोग को, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे कि ये R2 को, जैसे R2 माइनस 5 ऑफ R1 मतलब 5 माइनस 5 इंटू 1, ये तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्या माइनस क्या मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ बस एक ट्रिक की, यहाँ पे अगर हम लोग का 1 है या फिर यहाँ पे 1 है तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते, लेकिन हम लोग को इसको भी तो 0 बनाना है ना, दोनों को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो उतना दिमाग लगाना नहीं, हम लोग को बस इतना सिंपल कर देना कि ये दोनों को 0 बनाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना, ये R1 है ये R2 है ये R3 है, तो R2 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे तो सबसे ऊपर 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग पहला स्टेप, इंटरचेंजिंग ये समझने में बस टाइम लगेगा, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, तो यहाँ पे R1 और R2 बस इतना याद रखो कि 1 रखना है सबसे ऊपर ताकि 0 हो जाए। तो जब इंटरचेंज करेंगे हम लोग तो ये ऊपर आ जाएगा 1 3 2 2 2 4, ये दोनों इंटरचेंज होगा, नीचे का तो एज इट इज।
अब एक चीज याद रखो, वेरिएबल्स को इंटरचेंज नहीं करना, कांस्टेंट बस इंटरचेंज होता है। वेरिएबल्स वैसे ही रहते हैं XYZ, बस कांस्टेंट इंटरचेंज होता है। 13 ऊपर ये भी कांस्टेंट है ना, सो कांस्टेंट इंटरचेंज हो गया, वेरिएबल्स वैसे ही रहेगा। तो अब तो हम लोग का 1 आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली, अब देखो ये फिर भी R1 है, ये R2 है, या R3 है। तो अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो R3 टेंड्स टू, इसको 0 बनाने के लिए R3 टेंड्स टू R3 माइनस इसको, दिस माइनस क्या करेंगे तो 0 का, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 होगा ना। इसको 3 कैसे, 3 इंटू R1, कोई दूसरा रो यूज करके इसको 0 बनाना होता है। ये मतलब अब लिमिटेड फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब इसके लिमिटेशंस होता है कि डायरेक्टली हम लोग माइनस नहीं कर सकते, कोई दूसरा रो को माइनस करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए 1 है यहाँ पे, ताकि हम लोग 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर रहेगा ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। डायरेक्टली हम लोग 3 माइनस 3 तो नहीं कर सकते ना, वो तो इसका लिमिटेशन है, इसलिए किसी दूसरे रो को माइनस करना पड़ता है। तो दूसरे रो को माइनस के, R3 माइनस R1 के, R3 माइनस R1 का 2 होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 होगा ना, 3 माइनस 3 इंटू R1। तो ऐसे वैसे इसको क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में करते, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसको भी 2, इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 में तो 1 है, सो 2 इंटू R1। अब क्या आएगा हम लोग को, ये करने के बाद ये तो ऊपर का रो तो सेम रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसके बाद दिखा भी दूंगा एक बार। XYZ x इक्वल टू 13 माइनस 8 माइनस 25, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, ये जो है ना R3 माइनस 3 R1 और R2 माइनस 2 R1, मतलब ये पूरा ही माइनस हो जाएगा ना। सो ऐसे माइनस वगैरह कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे, मतलब जैसे यहाँ पे पहले क्या था, 2 था, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, सॉरी 2 माइनस 2 इंटू 3, हाँ, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 2 माइनस 6 तो माइनस 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस 3 इंटू 8, तो मतलब वो सब अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद तो ये आ गया। अब जब ये आ जाएगा ना, तो हम लोग को यहाँ पे भी 0 चाहिए। क्या करना था हम लोग को, ये तीनों को 0 बनाना था, ये दोनों तो 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 चाहिए। अब देखो अगेन, इसको 0 बनाने के लिए इसके ऊपर वाला टर्म को 1 होना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 4 का पहले 1 बनाना पड़ेगा यहाँ पे 0 के लिए। क्या करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब देखो 4 है ना, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे कोई इंटरचेंज करके तो नहीं बना सकते, यहाँ पे 1 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, इंटरचेंज भी करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा ट्रिक, डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये R2 है ना, सो R2 टेंस टू R2 डिवाइड बाय -4, सो -4 बाय -4 1 हो जाएगा, है ना। तो अब डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1 3 2। अब एक चीज है कि इसके अलावा तुमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही चीज करना है, मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा ना इसी फॉर्म में आएगा कि पहले तो इंटरचेंज करना पड़ेगा तुमको। इंटरचेंज नहीं भी हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दो। सपोज यहाँ पे 1 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है या फिर कुछ और है, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। किसी भी तरह 1, दो ही तरीका है, या तो इंटरचेंज करके तुमको 1 बनाना है, या तो डिवाइड करके 1 बनाना है। तो यही चीज याद रखने की, देख लो अगर इंटरचेंज हो सकता है तो हो गया, नहीं तो डिवाइड करके 1 बना दो, जैसे कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं, डिवाइड करके 1 बना रहे हैं। उसके बाद तो माइनस तो तुमको पता है कि कैसे माइनस करना है 1 बनाने के बाद, यही चीज करनी है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो डिवाइड करके कर दिए, यही दो प्रोसेस है 1 बनाने का। तो डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 1, ये 0 डिवाइड -4 तो 0 ही होगा, और ये तो एज इट इज रहेगा, तो XYZ इक्वल टू 13 एज इट इज रहेगा, -25 डिवाइड बाई -4 करेंगे तो कितना होगा हम लोग को। अच्छा ये तो -25 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज माइनस से डिवाइड बाई -4 2 हो जाएगा। तो अब ये 1 आ गया, अब माइनस कर दो। अब देखो ये R3 टेंस टू R3, अब देखो माइनस है तो प्लस कर देते, 8 इंटू R2 करेंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0। अब -8 + 8 0 हो जाएगा, -3 + 8 इंटू R2 तो 0 है तो -3 रहेगा। XYZ इक्वल टू यहाँ पे 13 2, और ये क्या हो जाएगा -25, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, -25 + 8 इंटू R2 में क्या है 2 है, 8 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 9, -9, तो -9। तो अब हम लोग का आ गया ये तीनों 0। तो मैंने बताया कि इसके बाद कुछ नहीं करना है, तो एग्जैक्टली वही चीज है। अब देखो
अब ये जो वैल्यू है ना, ये z का वैल्यू है। अब देखो बस देखना है कि ये -3z का वैल्यू है ना, सो -3z इक्वल टू -9, एक इक्वेशन आएगा, z का वैल्यू आ जाएगा 3, ये हो गया। वैसे ये 1y का वैल्यू है, सो 1y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2। अब एक और इक्वेशन क्या है, 1, ये देखो एक चीज देखो, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 1x इंटू 3y इंटू 1x प्लस 3y प्लस 2z, वही चीज है, मल्टीप्लाई ही किया है एक्चुअली। तो ये 0x प्लस 1y प्लस 0z, 0x प्लस 0y प्लस -3z इक्वल टू दिस ऐसे मल्टीप्लाई करके किया है। तो मल्टीप्लाई करके भी इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये दोनों तो डायरेक्टली आ गया, इसका इक्वेशन बनेगा ना 1x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 13। पर अब हम लोग के पास z है, अब हम लोग के पास 2 है, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से। दोनों मेथड्स को कंपैरेटिवली देखते हैं। गॉस सीडल में क्या किए थे हम लोग कि हम लोग सबसे बड़ा वैल्यू ऐसे कंडीशन देख लिए थे। तो सपोज ये 13 का सबसे बड़ा इसमें है ना, 13 का x का सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तीनों में देखो तो x का सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो x के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ रखेंगे। वैसे ही y और z के लिए भी करना है। उसके बाद फर्स्ट आइटरेशन में इसमें y और z 0 डाल देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे z 0 डाल देना है, x का वैल्यू ऑलरेडी है तो ऐसे आ जाएगा z के लिए भी। गॉस एलिमिनेशन में क्या करना है, हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इन तीनों को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम लोगों को इसके ऊपर वाला 1 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए दो ही प्रोसेस है। इंटरचेंज हो रहा है तो इंटरचेंज कर दो, नहीं हो रहा है इंटरचेंज तो डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया हम लोग ने, डिवाइड करके ये माइनस वगैरह तो मैंने बता दिया। ऐसे जब ये आ जाएगा ना ये, तो अब इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए देखो ना डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको और क्लियरली बता देता हूँ कि ये जब आ जाएगा तो ये ऐसे रहेगा ना 1 3 2 0 1 0 0 0 -3 XYZ इक्वल टू 13 2 -9। तो अब देखो ना, अब ये आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते ना। तो क्या होगा, x प्लस 3y प्लस 2z, ये हो गया। यहाँ पे भी वही करना है, 0x प्लस यहाँ पे 1 0x प्लस 1y प्लस 0z, यहाँ पे भी वही करना है, 0x प्लस 0 मल्टीप्लाई करें बस -3z इक्वल्स टू 13 2 -9। तो ये क्या हो जाएगा, 1x प्लस 3y प्लस 2z 1y माइनस 3z इक्वल टू 13 2 -9। अब देखो ये दोनों ही एक टाइप का मैट्रिक्स है, 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स नहीं, ये हो गया 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स है दोनों ही। मतलब कि अब तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना। सो 1y इक्वल टू 2 -3z इक्वल टू -9। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आएगा, z का वैल्यू 3 आएगा। तो अब तीसरा इक्वेशन 1x प्लस 3y प्लस ये जो है 2z इक्वल टू 13, तो इसमें y का वैल्यू डाल दो, z का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है गॉस सीडल मेथड से। तो ये दो मेथड्स हो गए, गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडल। अब हम लोग देखते हैं गॉस जॉर्डन। तो ये हम लोग का तीसरा मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड। अब देखो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन कंप्लीटली सेम मेथड है। हम लोग सेम क्वेश्चन ही भी लेते हैं एक बार के लिए, या फिर क्वेश्चन लेने का जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा। देखो गॉस एलिमिनेशन में क्या कर रहे थे, इसको 0 बना रहे थे ना, तो इसको 0 बना के हम लोग ऐसे करके आंसर निकाल रहे थे। गॉस जॉर्डन में क्या करना है ना, बस डायगोनल रखना है, इसको भी 0 बना देना है। मतलब गॉस एलिमिनेशन में क्या करना है हम लोगों को, इन तीनों को 0 बनाना है। गॉस जॉर्डन में ये सारा को ही 0 बनाना है, बस डायगोनल छोड़ देना है। डायगोनल छोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ऐसे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन भी नहीं बनाना पड़ेगा इसमें। गॉस एलिमिनेशन में लास्ट में वो इक्वेशन बनाना पड़ रहा था ना, इसमें इक्वेशन भी नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें ये तीनों को भी 0 बना देना है। तो एक बार के लिए मैं यही क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे, मतलब कैसे बना सकते हैं हम लोग। करना तो वही चीज़ है, माइनस प्लस करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो उतना वापस नहीं करते हम लोग, यहाँ तक हम लोग का आ गया था 0 तक, यहाँ पे वहां तक तो वही सेम प्रोसेस होगा ना। सपोज यही क्वेश्चन है तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद इन तीनों को 0 बनाना है, तो वहां तक लिख लेते। वैसे क्या था हम लोग का, क्या आया था, 1 3 2 0 1 0 0 0 -3। स्टार्टिंग से तो करना वही चीज है, सेम ही है, बस यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा चीज को भी 0 बना देना। यहाँ तक हम लोग वैसे 0 बना लेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिवाइड करके इंटरचेंज करके माइनस प्लस करके। अब हम लोगों को इन दोनों को भी 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसका टेंशन ही नहीं है, इन दोनों को भी 0 बनाना है। अब तो देखो, अब इसको भी तो हम लोग 0, जैसे हम लोग इसको कैसे 0 बनाए थे,
जैसे सपोज हम लोग इसको कैसे जीरो बनाए 8 को, तो -8 प्लस 8 इंटू दिस किए थे ना, तो जीरो आ गया था। वैसे हम लोग इसको भी तो कर सकते हैं, जैसे ये R1 है R2 है। अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे R1 को अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो R1 को अगर हम लोग R1 माइनस 3 इंटू R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो 1 0 0 0 -3 XYZ इक्वल टू 2 -9, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो R1 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस करें, मतलब ये 3 - 3 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी को भी तो करना पड़ेगा। 1 - 3 इंटू 0 ये 1 ही रहेगा। 2 - 3 इंटू 0 2 ही रहेगा। यहाँ पे 13 - 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। 13 - 3 इंटू 2 13 - 6 विच इज 7। तो ये 0 हो गया। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 0 बनाने के लिए इसको 1 बनाना पड़ेगा। इस कॉलम में 1 आना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो। सो R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाय -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही बस करना है, 1 बना उसके कॉलम वाला को माइनस कर दो, बस इतना सा है इसमें। इसलिए तो मैंने बताया था ये बहुत ही सिंपल है 11 के कंपैरेटिवली। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा XYZ। हम लोग क्या कर रहे, -3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, -3 से डिवाइड करे तो √3 को बस कर रहे, -9 डिवाइड बाई -3 3 हो जाएगा। ये 1 हो गया। अब ये माइनस कर दो। सो R1 टेंस टू R1 माइनस 2 इंटू R3, तो अब ये 0 हो जाएगा। 1 0 0 1, ये कैलकुलेट करोगे भी तो ऐसे ही रहेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसे ही रहने वाला है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू R3 है ना, 2 इंटू R3 ये 0 हो जाएगा। XYZ। अब ये क्या करें हम लोग, 2 3 तो ऐसे ही है। R1 माइनस 2 इंटू R3 मतलब 7 - 2 इंटू 3 मतलब ये 1 है। तो अब ये आ गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, दोनों तरफ 0 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, ये x अब देखो ना, वही मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही चीज रहेगा। 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू 1। तो मतलब वही सिंपली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3 डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही चीज रहेगा। बेसिकली मल्टीप्लाई करे लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही चीज रहेगा, जैसे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 तो डायरेक्टली लिख दो, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट मैट्रिक्स है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन में, कि गॉस जॉर्डन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, भले ही थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें हम लोग को ये तीनों को भी 0 बनाना होता है। बनाना कैसे, बस वही चीज करना है, उसके कॉलम में एक 1 होना चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा। तो वही चीज करना है कि हम लोग को गॉस एलिमिनेशन में ये तीनों को 0 बनाना है, गॉस जॉर्डन में ये पूरा को 0 बनाना है। तो इस तरीके से 3 गॉस का मेथड कंप्लीट हो गया, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और गॉस सिडल। तो ये 3 मेथड को याद रखना, नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेथड बोले उसके हिसाब से करना है। अब इसी तरह मैट्रिक्स का एक फाइनल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स इन्वर्सन से भी सॉल्व करने को दे सकते हैं 3 इक्वेशंस, जो कि हम लोगों का क्लास 11 का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन वापस से आ भी सकता है, ये लीस्ट प्रोबेबल है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो मतलब वही, जैसे 3 इक्वेशन दिया है तो हम लोग को या तो बोलेगा गॉस जॉर्डन, या तो बोलेगा गॉस एलिमिनेशन, या तो बोलेगा गॉस सिडल से। वैसे मैट्रिक्स इन्वर्सन से भी बोल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स इन्वर्सन हम लोग का 11th का ही क्वेश्चन है, जो कि फिर भी आ सकते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्सन क्या है। तो इसमें कोई भी 3 इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज एक्स वाई जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20, 2x। और अगर कोई सा भी मेथड नहीं दिया है तो इट्स अप टू यू, कौन सा मेथड इजी लगता है वो मेथड यूज करके सॉल्व कर, लेकिन यूजुअली मेथड का नाम दिया ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स इन्वर्सन में क्या करना था, ये 11th का ही क्वेश्चन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या होगा, ये 1 1 1 3 3 4 2 1 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 20 13, मतलब ये क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड का। ये 11th का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्यों इतना डिफिकल्टीज आ सकते हैं, क्योंकि ये 3 into 3 का इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 into 3 का 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ये होता है ना इनवर्स का फॉर्मूला, 1 by डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। अब 3 into 3 है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी होगा, तो वही मैट्रिक्स इन्वर्स में लेंदी जाएगा, लेकिन ईजी मेथड है। 11th में ही पढ़ा है तो रिवाइज बस कर रहे हैं हम लोगों को। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, याद करो डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस। हम लोगों को कोई भी एक रो लेना है या फिर कोई भी एक कॉलम लेना है। तो सपोज हम लोग रो 1 लेते हैं, तो रो 1 लेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये है, इसका जो वैल्यूज है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। ये चीज याद होगा ना, ऐसे प्लस माइनस प्लस होता है। तो कोई भी रो लेना है, तो ये रो लेना है, ये +1 है तो +1। अब ये रो अगर लेंगे हम लोग, तो ये रो इसका ये कॉलम और ये ओमिट करके हम लोगों को बस ये उठाना है, ठीक है। जिससे हम लोग ये ले रहे हैं तो ये दोनों ओमिट करके ये बस उठाना है। तो क्या उठाना है, 3 -4 नहीं -4 4 है, 4 1 3 ये। अब देखो अब ये ले रहे हैं तो इसका कोफैक्टर क्या है, माइनस है, -1। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं, ये तो इसका कोफैक्टर के लिए है ना। सपोज हम लोग ये रो उठाते तो यहाँ पे -4 लिखते, तो उसके लिए ना, ये -4 नहीं, इसका वैल्यू तो 4 है ना, तो ये -1। अब ये उठाए है हम लोगों ने, ये मतलब ये रो उठाया, तो अब ये करना पड़ेगा, तो ये और ये ओमिट करो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो ओमिट करो, तो ये चारों बच जाएगा। ये चारों लिख दो, 3 4 2 3। अगेन ये इसका कोफैक्टर क्या है, प्लस है, प्लस ये उठाए तो ये दोनों ओमिट करो, ये लिख दो, 3 3 2 1। अब तो बस हम लोगों को मल्टीप्लाई करके, ये डिटर्मिनेंट है ना, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 1 3 into 3 minus 4 into 1, so 3 into 3 minus 4 into 1 minus 1, 3 into 3 minus 4 into 2, 3 into 3 minus 4 into 2 plus 1, 3 into 3 into 1 minus 2 into 3। ये माइनस प्लस कैसे आया, ये माइनस प्लस आया कोफैक्टर से, और ये तो डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है। अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट के लिए हम लोगों को पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। ये अभी शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार करेंगे उसके बाद याद आ जाएगा। तो फॉर एडजॉइंट कैसे करते हैं ना, कोफैक्टर निकालते। कोफैक्टर कैसे निकालते थे वो भी अभी सब याद आ जाएगा। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते, ये एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दो। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग का, ये क्या, यहाँ पे मैं वापस लिख दिया ताकि इजी हो। 1 1 1 3 3 4 2 1 3, यही है हम लोगों का मैट्रिक्स, यही है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ना, कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग सारा का पर्टिकुलर कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब 1। तो 1 नहीं, तो पहले तो ये कोफैक्टर के लिए ये ध्यान में रखना कि इसका वैल्यूज ऐसे है। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा, जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में क्या किया था कि ये एक रो उठाया था और ऐसे माइनस प्लस कर दिया। इसमें कोफैक्टर में सारा का पर्टिकुलर वैल्यूज लेना है। मतलब देखो जैसे ये 1 है ना, तो 1 मतलब एक कोफैक्टर में क्या करना है कि यहाँ पे ये अगर इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये दोनों ओमिट करके इसका डिटर्मिनेंट, ये है इसका कोफैक्टर 3 4 1 3, ये है इसका कोफैक्टर। वैसे इसका कोफैक्टर क्या है, ये माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है 1 इंटू, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 इंटू, वो नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है। अब ये तो 11th का है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये जो अगर लेंगे तो ये दोनों ओमिट करके ये लिख देना है। सो 3 4 2 3। अब इसका प्लस होगा यहाँ पे, ये ले रहे तो ये दोनों ओमिट करके ये लिख देना है। सो 3 3 2 1। सिमिलरली ये अब ये ले रहे तो ये दोनों ओमिट करके इतना लिख देना है। क्या हो जाएगा 1 1 1 3। लेकिन देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस। वैसे ये ले रहे हैं तो ये दोनों ओमिट करके ये चारों लिख देना है। तो 1 1 2 3। अब ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं तो ये और ये ओमिट करके ये दोनों लिख देना है। 1 1 2 1, ये। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। वैसे अब ये ले रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते थे डिटर्मिनेंट में, सपोज ये ले भी रहे थे तो ये मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जैसे 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, वो डिटर्मिनेंट है, ये कोफैक्टर है, दोनों ही अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे करके कुछ आंसर आ जाएगा हम लोगों का। मतलब ये ले रहे तो ये दोनों ओमिट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 1 1 3 4। अब ये ले रहे हैं तो ये और ये ओमिट करना पड़ेगा, ये चारों लिखेंगे
1 1 3 4 अगेन 1 1 3 4, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे ये ले रहे हैं तो ये और ये ओमिट करके ये चारों लिखेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 3 3। तो अब सबका डिटर्मिनेंट निकाल के कोफैक्टर आ जाएगा। तो वही करना, डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, वैसे 3 इंटू 3 माइनस, तो ऐसे करने के बाद टोटल करने के बाद ये आंसर आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये सब तो डिटर्मिनेंट के बाद, तो ये इसका कोफैक्टर हो गया, ये कोफैक्टर हो गया। अब इसका ट्रांसपोज को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज, कोफैक्टर को ट्रांसपोज में क्या मतलब, रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में। तो रो को कॉलम में तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 1, ये यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3। अब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये माइनस 1 1 1 और ये 0 है। तो ये हो गया हम लोगों का एडजॉइंट, ये है हम लोगों का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, अब इनवर्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, सिंपली ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए कोई भी एक रो लो, सपोज ये रो लेते हैं या कॉलम भी ले सकते हैं, कोई भी एक रो लेना है, उसके बाद ऐसे लिख देना है, को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, ये प्लस माइनस प्लस है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके, ऐसे मैंने बता दिया, वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, ऐसे आ जाएगा हम लोगों का डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर के लिए क्या करना है, हर एक का अपना कोफैक्टर होता है, हर एक का अपना होता है। सो सबका अपना लेना है। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में कोई भी 3 लिए थे, मतलब कोई भी एक रो का 3 लिए थे, तो यहाँ पे सबका अपना अपना लेना है, सबका अपना अपना लेके ये आ जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसपोज को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। ये ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट जब आ जाएगा तो हम लोगों का इनवर्स क्या है, इनवर्स है हम लोगों का 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है ना। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट 1 आया है, एडजॉइंट क्या हम लोग का, एडजॉइंट आया हम लोगों का ये आया। तो इसको लिख देना 5 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0, यही है। तो ये हम लोग का इनवर्स आ गया। तो वापस से हम लोग क्या, वापस से जाते हैं क्वेश्चन में, x इक्वल टू ए इनवर्स बी है ना, तो ए इनवर्स तो अब हम लोग के पास है। सो 5 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 0। बी भी हम लोग के पास है, बी क्या है हम लोग का 6 20 13 6 20 13, एक्स हम लोगों का एक्स वाई जेड है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कैसे होगा, 5 इंटू 6 प्लस माइनस 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 13, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, वैसे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, अब नीचे का दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे करके टोटल वैल्यू आ जाएगा 312, एक्स वाई जेड इक्वल टू 312। सो एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ये है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड क्लास 11th का। बस हम लोग को ध्यान में यहाँ क्या रखना है, एडजॉइंट और ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, ये ध्यान में रखना है। सो डिटर्मिनेंट का भी याद रखना है कैसे निकालना है, और एडजॉइंट भी कैसे निकालना है, को फैक्टर को ट्रांसपोज कर देना है। तो इसमें याद रखने से भी ज्यादा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे माइनस प्लस है, वो माइनस प्लस माइनस, और ये इजी है लेकिन झंझट वाला, लेंदी है, दैट्स ऑल। और ये चारों मेथड जो है मैट्रिक्स का मेथड है, जो कि 4 या 6 मार्क्स में आता है। गॉस सिडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, और ये मैट्रिक्स इन्वर्सन। और अब एक फाइनल क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, सिंप्लेक्स का। लेकिन मैं सिंप्लेक्स, अच्छा ठीक है अभी बता दें। तो सिंप्लेक्स ये जो है एक फिक्स क्वेश्चन है, मतलब बाकी का फिर भी हम लोग को इन चारों में से कोई एक आएगा ना, ये इट्स अ फिक्स क्वेश्चन एंड इट्स ऑलवेज कमिंग इन 6 मार्क्स। एंड दिस इज लाइक यू नो, ये क्वेश्चन तो अब तो मतलब समझ लो कि ये एक फिक्स ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं आने का कोई चांसेस ही नहीं है, ये 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग का 6 मार्क्स तो फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। ग्रुप सी का पहला क्वेश्चन होता है सिंप्लेक्स। सो सिंप्लेक्स वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा। सो क्वेश्चन इसका देखने में थोड़ा सा डेंजरस टाइप से होता है। इसमें बोला जाता है कि अप्लाई simplex method to maximize, a question है, apply simplex method to maximize f equals to 5x minus 3y subject to 3x plus 2y less than equal to 6
comma minus 6 plus 3y greater than equal to minus 4 and then x comma y greater than equal to 0. ये इसका क्वेश्चन होता है. अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड टू मैक्सिमाइज दिस टू सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस. और यूजुअली मैक्सिमाइज ही आता है, मिनिमाइज नहीं आता है. मैक्सिमाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है, मिनिमाइज एक रेयर क्वेश्चन है. मैक्सिमाइज आएगा तो मैक्सिमाइज में बता देता हूँ, मिनिमाइज भी समझ लोगे. अब देखो इसमें ना भले ही क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. तो अब ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग का एक इक्वालिटी है और दो इनइक्वालिटीज है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि हम लोग इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि इनइक्वालिटी जो है इसको इक्वालिटी में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग को स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मतलब ये क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6. तो मतलब 3x प्लस 2y जो है 6 से छोटा है तो हम लोग 3x प्लस 2y में कुछ भी ऐड कर देंगे, कोई भी, जैसे कि x या कुछ भी. x तो यहाँ पे है ऑलरेडी तो सपोज s लेते हैं तो सपोज s ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 6 हो जाएगा. मतलब कि ये दोनों जो है प्लस करके 6 से छोटा है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, मतलब कि s जो है ऐड करेंगे तो वो 6 से इक्वल हो जाएगा. इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना. मतलब यहाँ पे क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स दोनों में ही करना है. तो इसके लिए s लेते हैं, इसके लिए t ले सकते, कुछ भी ले सकते, a b c d कुछ भी, हम लोग s और t लेते हैं. स्लैक वेरिएबल्स s एंड t and both are positive integers. both are positive मतलब क्या, greater than equal to 0. both should be positive. ठीक है, ये याद रखना, ये लिखना पड़ेगा. introducing slack variables s and t greater than equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा, अगर slack variable लेंगे तो 3x plus 2y plus s equal to 6 हो जाएगा. वैसे ही minus x plus 3y, ये 3 है, 3y plus t इक्वल टू -4 हो जाएगा. ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा. और एक और इक्वेशन तो एज इट इज है, वो इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ये f को इस तरफ लिखते हैं, सो 5x माइनस 3y माइनस f इक्वल टू, या फिर f को पॉजिटिव रखते हैं प्लस f माइनस प्लस इक्वल टू 0. तो ये 3 इक्वेशंस हम लोग का आ गया ना. मतलब ये बस हम लोग क्या, इन दोनों को एक साइड ले गए तो ऐसे फॉर्म में लिख दिए. एस टी और f वेरिएबल्स है, एक्स वाई वेरिएबल्स है, तो वैसे ही टाइप का. तो ये अभी भी हम लोग का इक्वालिटी में, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मैं बताऊंगा. ये जो है ना हम लोग का इक्वालिटी है. अब तीनों इनइक्वालिटीज इक्वालिटी में चेंज हो गया है ना. तो अब मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है. अब इसके बाद ज्यादा कुछ करना नहीं, हम लोग को बस एक इनिशियल टेबल बनाना है. अब बहुत ही सिंपल है, देखो ये करने के बाद एक टेबल बनाना है. सो टेबल क्या होता है, उसका नाम होता है इनिशियल टेबल. यहां तक जो था समझने का हो गया. अब इसके बाद बहुत ही ईजी है, हम लोग को बस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है. एस और टी ऐड कर दिए, ये हो गया. अब इनिशियल टेबल में क्या करना है, वेरिएबल्स एक तरफ लिखना है, नंबर्स एक तरफ लिखना है. मतलब बेसिक जो वेरिएबल्स है, बेसिक वेरिएबल्स उसको एक तरफ लिखना है. बेसिक वेरिएबल्स मतलब क्या क्या वेरिएबल, एक्स वाई एस टी एफ, ये पांचों वेरिएबल्स है ना. तो एक्स वाई एस टी एफ और इधर राइट हैंड साइड का लिखेंगे. ये अभी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली. सिंप्लेक्स बहुत इजी, एक बार पूरा बताऊंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा. और इस तरफ हम लोगों को इस तरफ जो है ना क्या क्या करना है, देखो मतलब एक्स वाई एस टी एफ है और इधर आर एच एस का लिखना है. इस तरफ एस वाला लिखना है, मतलब इस तरफ एस वाला लिखना है, एस वाला ये वाला. इधर टी वाला लिखना है, इधर एफ वाला लिखना है. ये क्या है मैं बता दूंगा. तो बेसिकली देखो क्या है, एक्स का पहला वेरिएबल 3, वाई का पहला वेरिएबल 2. ये एस वाला जो इक्वेशन है ना, एस वाला इक्वेशन में, ये एस वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन में, पहला इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, वाई का वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू क्या है 1 है, एस का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू क्या है 0 है, टी तो है ही नहीं, एफ का वैल्यू क्या है, एफ भी 0 है, आरएचएस में क्या है 6 है. ऐसे ही टेबल बनाना है. टी वाला इक्वेशन में अब देखो, टी वाला इक्वेशन में एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 3, एस तो है ही नहीं, टी है 1 है, एफ भी नहीं है. एक्स वाला में क्या करना है, मतलब एफ वाला में देखो, एफ वाला में एक्स का वैल्यू है -5, वैसे ही वाई का वैल्यू क्या है 3 और एस टी तो है ही नहीं तो 0 0, एफ का वैल्यू 1, आरएचएस में इधर -4 इधर 0. तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल टेबल. ये बेसिकली R1 R2 R3 भी बोल सकते हैं. तो ये हम लोग का इनिशियल टेबल हो गया. ये टेबल बनाने के बाद अब हम लोग का
सब कुछ स्टार्ट होता है कि मैक्सिमम वैल्यू वगैरह। देखो सबसे पहले ना हम लोग का क्या होगा ना, आंसर कैसे निकालना, मैक्सिमम वैल्यू जो बोल रहे हैं ना, मैक्सिमाइज, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू ना आंसर यही होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट्स दिस कॉमा दिस, ये होता है वैल्यू। लेकिन ये कब होता है, जब टेबल ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल टेबल मतलब क्या होता है, ऑप्टिमल टेबल मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पे एक भी माइनस टर्म नहीं होना चाहिए। जब एक भी माइनस टर्म नहीं होगा, और जब सपोज इसमें एक भी माइनस टर्म नहीं है, तब इसका जो वैल्यू होगा ना, वही आंसर होगा हम लोग का। तो हम लोग को यहाँ पे माइनस पहले हटाना है। ये बेसिकली मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन लगभग उसी फॉर्म में है, रो 1 रो 2 रो 3। तो यहाँ से माइनस हटाना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से नहीं, एक और जगह से हटाना है। कैसे मतलब बताता हूँ। मतलब जहाँ पे माइनस है ना, सपोज यहाँ पे एक और माइनस होता ना, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक और माइनस होता, तो पहले हम लोग वो नंबर लेते जिसमें ज्यादा बड़ा है, मतलब दोनों माइनस में से जो ज्यादा बड़ा है। -5 बड़ा है, अभी तो यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो रहने दो। तो यहाँ पे 5 मतलब ये माइनस वाला टर्म है ना, तो ये माइनस वाला टर्म जो है ना, इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं पाइवट कॉलम। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पाइवट कॉलम। ये माइनस वाला कॉलम को बोलते हैं पाइवट कॉलम। माइनस वाला कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है ना, 3 और -1 में कौन सा बड़ा है, 3 है, तो इसको बोलते हैं पाइवट एलिमेंट, बड़ा वाला को पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट का जो रो है ना, उसको बोलते हैं पाइवट रो, ठीक है। तो मतलब ये -5 माइनस जहां पे है, उसका कॉलम को पाइवट कॉलम। 2 माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का, मतलब बड़ा वाला नंबर का। अब जो पाइवट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है, वो है पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट का रो को बोलते हैं पाइवट रो। तो अब ये मैंने क्यों बताया, अब देखो क्या होता है ना कि पाइवट कॉलम में जो है ना, पाइवट कॉलम में एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। हम लोग को पता है यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन पाइवट कॉलम में भी एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इन दोनों माइनस को हम लोग को हटाना है। माइनस हटा कैसे सकते, जीरो बना देते, इन दोनों को जीरो बनाना। जहां भी माइनस है जीरो बना दो बस। उसके बाद जो आंसर होगा वही है। कैसे जीरो बनाने, पाइवट एलिमेंट यूज करके। तो ये मैंने बताया कि हम लोगों को पाइवट कॉलम का माइनस को जीरो बनाना है, पाइवट एलिमेंट और पाइवट रो यूज करके। यहाँ पे हम लोगों को अब इसके बाद इनिशियल टेबल बनाने के बाद ये लिखना है कि फर्स्ट टेबल इज नॉट ऑप्टिमल। फर्स्ट टेबल इज नॉट ऑप्टिमल सिंस इन R3 देर इज माइनस नेगेटिव टर्म, नेगेटिव इंटीजर -5। अब उसके बाद अगर तुमको ये इन्फॉर्मेशन देना है तो लिख दो, अच्छा ही रहेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अब लिख दो कि ये दिस कॉलम द कॉलम 1 C1, ये अगर R1 है तो ये C2 C3 C4 C7 है। सो कॉलम 1 इज पाइवट कॉलम, R1 इज पाइवट रो एंड 3 इज पाइवट एलिमेंट। इतना लिखना है तो लिख सकते हो। करना अब हम लोग को क्या है कि हम लोग को इन दोनों को जीरो बनाना है, इसको यूज करके, पाइवट रो को यूज करके। ट्रिक वही है, जीरो कैसे बनाते हैं पाइवट रो को, मतलब कोई भी जीरो बनाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम लोग पाइवट एलिमेंट को पहले 1 बना देते हैं, डिवाइड करके, है ना, याद है ना मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, डिवाइड करके। इसलिए मैंने बोला ये मैट्रिक्स से सिमिलर है, इसलिए मैं इसके साथ ही बता रहा हूँ, मैट्रिक्स के साथ ही। तो इसको 1 बना देना, उसके बाद माइनस कर देना। तो 1 कैसे बना सकते हैं, दिस डिवाइड विद दिस। सो रो 1 टेंड्स टू रो 1 डिवाइड बाई 3, तो 1 हो जाएगा, है ना। जब 1 हो जाएगा तो वापस से टेबल लिख दो, XYSTF RHS, इधर STF इतना बनाना है नहीं जरूरी वैसे, फिर भी। अब देखो ये जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर ये इस पूरा रो को डिवाइड किया ना, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। वैसे ही ये हो जाएगा 3/2, और 0 तो ऐसे ही रहेगा। और RHS में 6 है, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, सॉरी 6 डिवाइड बाई 3 इज 2। और ये दोनों तो एज इट इज रहेगा, -1 -5 एज इट इज है, वैसे एज इट इज है। अब ये यहाँ पे 1 आ गया तो हम लोग इसको 0 बना सकते। कैसे बना सकते, माइनस करके बना सकते। तो अब बस वही करना है, माइनस कर देना है। सो रो 2, अब देखो कैसे करना है, इसको माइनस बनाना है। तो रो 2 को हम लोग क्या करेंगे, रो 2 टेंड्स टू रो 2 प्लस रो 1, रो 2 प्लस रो 1। वैसे ही R3 को कैसे बना सकते हैं, R3 टेंड्स टू, यहाँ पे -5 है ना, तो -5 प्लस 5 इंटू 1, रो 3 प्लस 5 इंटू रो 1 प्लस इंटू, ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये माइनस है, मतलब यहाँ पे इसको 5 को मल्टीप्लाई करके प्लस करके, वो तो अब मैं समझा नहीं सकती, ये तो खुद ही समझना पड़ेगा। R3 = 5 + R1 पहले भी बता दिया मैंने, डिवाइड करके देख लो। तो ये R2 और R3 ऐसे 0 बन जाएगा आफ्टर, मतलब वही 0 बन जाएगा। तो फाइनल जो टेबल आएगा वो ऐसा आएगा,
उतना लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो बेकार में लंबा होगा, उसके लिए ST होगा XY लिख रहा हूँ। तो ये जब 0 हो जाएगा तो टेबल ऐसा आ जाएगा हम लोग का, ये 0 हो गया। और वो पूरा ही प्लस माइनस करके पूरा टेबल में मतलब ये सिंप्लीफिकेशन करके वो तो कर लोगे, तो ये हमें खुद करना पड़ेगा। उसमें ऐसा आ जाएगा ये टेबल पूरा 19/3 15/2 0 1 10। तो टेबल फाइनल जो है ना ऐसा है। ये डिवीजन जो है भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तो टेबल ऐसा आ गया। अब एक चीज पता है, ये x और y में गलती से नहीं लिख रहा था, ये मतलब एक्चुअली राइट है। S और T ना, जैसे ST था ना, ये अब ये हम लोगों ने लास्ट में इसको x और y लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि देखो ना एक चीज, हम लोगों ने क्या किया है, जब पहला स्टेप में इसको कर रहे थे ना, जब पहला स्टेप में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो ये s तभी x बन गया था। जब पहला स्टेप में हम लोगों ने इसको किया तो ये x बन गया था। अब जब दूसरा स्टेप करते तो ये y बन जाएगा। सपोज तीसरा स्टेप करते ना तो ये भी s बन जाता। ऐसे बनते जाते, मतलब सिंपली तुम याद रखो ना, यहाँ पे x और y लिखना है, उतना ही है। जब पहला स्टेप होगा तो ये s की जगह x लिखना है। ये गलत हो जाएगा अगर तुम s लिखोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहला स्टेप में x लिखना है। जब पहला करोगे ये s की जगह x लिखना है। फिर दूसरा स्टेप में यहाँ पे x तो वैसे ही है, तो दूसरा स्टेप में यहाँ पे y लिखना है। यूजुअली 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक भी माइनस नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 10 एट पॉइंट्स x, y इक्वल टू 2, x मतलब 2 है, y मतलब -2 है, 2, -2। सो दिस इज आवर आंसर। सो ये है सिंप्लेक्स हम लोग का। ऐसे सिंप्लेक्स सॉल्व करते वापस मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोगों को इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होता है। कैसे? इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। s और t के जगह कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो ऐसे ऐड करके इसको भी ऐसे लिख देना है कि देखो ना, ये f को पॉजिटिव रखना हमेशा। ओके, ये f को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। तो ये पॉजिटिव रखने के लिए इन दोनों को इधर कर दिया तो ऐसे टाइप का इक्वेशन आ गया। तो 3 इक्वेशन आ गया। अब टेबल बना देना, x y s t f RHS R1 R2 R3 मतलब s t f का ये वैल्यूज डाल देना। वैल्यूज डाल के देखो कि इसमें माइनस है कि नहीं। माइनस नहीं है तो आंसर तो वही आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुमको देगा नहीं। या तो 2 माइनस वाला देगा या तो 1 माइनस वाला। अगर 2 माइनस वाला दिया ना, सपोज 1 माइनस वाला, तो मैंने बता दिया 1 माइनस है तो क्या करना है, ये माइनस है तो इसको पहले हम लोग को ये कॉलम में जितना माइनस है उसको 0 बनाने। कैसे? इसको पहले 1 बना के, तो इसको 1 बना दिया हम लोगों ने, उसके बाद माइनस करके इसको 0 बना दिया। अब सपोज यहाँ पे भी माइनस होता, सपोज यहाँ पे भी माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, तो अब क्या करना होता ना, हम लोग को वापस से टेबल बनाना पड़ता, मतलब और 2 टेबल्स बन जाता। तो ये चलते जाता, जितना माइनस है उतना टेबल बनते जाएगा। सपोज ये है तो अगेन हम लोग को यहाँ पे भी सपोज माइनस है, सपोज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी माइनस है, तो पहले इसको 1 बनाओ, फिर उसके बाद माइनस करो, 0 करते, वो टेबल चलते जाएगा। तो यूजुअली तो एक ही माइनस वाला आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको सिंप्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये है हम लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल अबाउट सिंप्लेक्स। तो अब आफ्टर सिंप्लेक्स हम लोग का मैट्रिसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का 6 मार्क्स में जो यूजुअली 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है पहला ग्रुप सी में मैथ्स का, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ये दोनों ही इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग 3 तरीके से भी कर सकते हैं। एक होता है सिम्पसन्स रूल, एक होता है ट्रेपेजॉइडल रूल, और एक नॉर्मल फार्मूला से इंटीग्रेशन होता है। नॉर्मल फार्मूला वाला इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, मेनली 2 फार्मूलाज होता है इंटीग्रेशन का। ये सपोज x n dx है, x है और dx है, मतलब दोनों ही सेम है और उसका कुछ भी पावर है, तो इसका आंसर होगा xn+1/n+1। और अगर इसी तरह 1/x dx है तो इसका आंसर होगा नेचुरल लॉग x। तो ये 2 फॉर्मूलाज है, लेकिन हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल में ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम लोग आंसर वही निकालेंगे लेकिन अलग तरीके से। अब देखो, ये पूरा देखने के बाद समझ में आएगा। ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन सिम्पसन्स रूल, दोनों ही सेम है, बस फॉर्मूला का डिफरेंस है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो, ट्रेपेजॉइडल रूल 2 मार्क्स में भी आता है ग्रुप ए में, और ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है ग्रुप सी में। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन पहले देखते हैं। 2 फॉर्मूलाज होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का, मतलब ये जब भी कोई लिमिट होगा a to b एंड कोई भी फंक्शन है dx, ऐसे कोई भी कुछ भी दिया हुआ है इंटीग्रेशन का फंक्शन एंड लिमिट के अंदर है, इंटीग्रेशनल लिमिट्स a और b, यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर होगा 1/2 b माइनस a fa प्लस fb। इसका आंसर ये होगा। हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये 2 मार्क्स के लिए।
यहाँ पे हम लोग को कोई भी n नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं दिया रहेगा इसमें। मतलब कि देखो ऐसे रहेगा, ये फॉर्मूला है 1/2 b माइनस ए एफ ए प्लस एफ बी। तो क्वेश्चन कैसे, यूज द ट्रेपेजॉइडल रूल टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1x dx। बस इतना। देखो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। पहला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि डायरेक्टली हम लोगों को ये निकालना है। दूसरा ऐसा n दे के हो सकता है। n वाला मैं अभी बताऊंगा, पहले ये वाला बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये तो मतलब लॉटरी क्वेश्चन टाइप का हो गया, बस इसमें फॉर्मूला डालना है। तो क्या होता है, देखो फॉर्मूला में 1/2 b माइनस है, यानी कि 2 - 1। ये b है, ये a है, सो 2 - 1। उसके बाद फंक्शन a मल्टीप्लाई फंक्शन a प्लस फंक्शन b। अब फंक्शन a प्लस फंक्शन b मतलब क्या, मतलब 1/, देखो फंक्शन क्या है, 1/x है ना फंक्शन। ये है फंक्शन, ये हम लोग का फंक्शन है, ये फंक्शन है, मतलब fx इक्वल टू 1/x, ये हम लोग का फंक्शन है। तो fa मतलब क्या, f1, fa मतलब f1, सो f1 क्या होगा 1/1। मतलब वही जो है यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, उसमें बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यूज डालना है, fa प्लस fb। तो पहले फंक्शन क्या है यहाँ पे 1/x है, तो 1/1 प्लस 1/b मतलब क्या है हम लोग का 2। तो अब बस कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस ये हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा हम लोग का 3/4। ये आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग उसमें भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में यूजुअली निकालते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करके पॉइंट निकालो, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.69। एंड कभी कभी बोलता है कि एरर निकालो, मतलब एरर क्या होगा, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाला है, इसका एक्चुअल वैल्यू है, वो तो उनका डिफरेंस को एरर बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया, बस फॉर्मूला यूज किया। अगर हम लोग नेचुरली इसका निकालते, तो नेचुरली क्या है फॉर्मूला, एक्स एंड डी एक्स, यहाँ पे 1/x है, तो 1/x वाला है, ये 1/x वाला है। तो एक बार नेचुरली भी निकाल के दिखा दे। तो ये सपोज क्वेश्चन क्या है, 1/x dx है ना। तो नेचुरली क्या होगा, ln, हम लोग को पहले नेचुरली क्या करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। तो ln 1/2 माइनस ln 1/1, सॉरी ln 2 माइनस ln 1, ये होगा ना आंसर इसका। मतलब इसका फॉर्मूला तो ये है ना ln x, तो हम लोगों ने वही किया ln x, और लेकिन लिमिट्स है, तो लिमिट्स में क्या पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ln 2 माइनस ln 1। इसका आंसर कुछ आएगा, दोनों को माइनस कर दो, उतना एरर है, थोड़ा तो एरर आएगा ही। तो ये तो 2 मार्क्स का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब कभी कभी बोलता है n देखिए, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, n दिया रहेगा और उससे हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो सबसे पहले कि सपोज कोई भी हम लोगों को फंक्शन दिया रहेगा, fx इक्वल टू 0.1, fx इक्वल टू, ये सिंपली ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ कि इसका हम लोगों का वैल्यू निकालना है अप टू इफ n इक्वल टू 10, या फिर अप टू 10 इंटरवल्स, कुछ भी बोल सकते हैं, अप टू फॉर n इक्वल टू 10 या फिर फॉर 10 इंटरवल्स, ऐसे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले में फंक्शन थोड़ा इजी रहेगा। तो अब इसमें कैसे करना है, इसमें भी हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या था, देखो पहला फॉर्मूला है हम लोगों का a to b, ये फॉर्मूला तो फिर भी याद हो जाएगा, a to b fx dx। इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग का है 1/2 b माइनस a fa प्लस fb। ये जब n प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब ये b माइनस a/2 fa प्लस fb, इतना ही है ना। जब n नहीं है, जब n है, जब n प्रोवाइड किया गया है, तो ये हो जाएगा fx dx। इसका फॉर्मूला हो जाएगा b/a, इतना तक सेम, बाई n। अब देखो फॉर्मूला कैसे रहेगा, fx0 प्लस fxn प्लस 2 fx1 प्लस fx2 प्लस, ये समझ में आ जाएगा भी क्या है, fxn माइनस 1। तो ये है इसका फॉर्मूला जब n प्रोवाइड किया गया, मतलब कि ये b माइनस a/2n प्लस fx0 प्लस fxn प्लस 2 इंटू fx1 2 3 ऐसे करके fxn माइनस 1 तक। ये अभी समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, ये जब सॉल्व करेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा, ये नो वे अभी समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को इंटरनल गैप निकालना है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं पक्का कहता हूँ कि समझ आओगे, बहुत ही इजी है ये, 4 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक बार बस समझना है पूरा क्वेश्चन। देखो तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होता है इंटरनल गैप, ठीक है। इंटरनल गैप का मतलब होता है h। इंटरनल गैप मतलब क्या होता है, इंटरनल गैप मतलब b माइनस a बाई एन होता है, ठीक है। b माइनस a बाई एन मतलब b माइनस a बाई एन
सो 1 माइनस 0/10 इक्वल टू 0.1। ये है हम लोग का इंटरनल गैप। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला में डालना है, तो b माइनस a बाई 2n तो हम लोग के पास है। फॉर्मूला में हम लोग का क्या क्या है, fx0 है, fx1, fx2, ये सब है ना, तो ये सब पहले निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या कि देखो हम लोग को एक टेबल बनाना है, जैसे कि मैंने बोला अभी एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरफ x रखो, इस तरफ fx रखो। अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम लोगों को 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। कितना का गैप है, 10 इंटरवल्स। 10 इंटरवल्स है, कितना कितना का गैप में, 0.1 का गैप में है। 10 इंटरवल्स है इसमें 0.1 का गैप में 0 से लेके 1 तक, मतलब 0.1 का गैप है, सब में 0.1 का गैप है। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो सब में हम लोगों का एक एक पॉइंट का गैप है और 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। ये x हो गया। अब fx का वैल्यू यहाँ पे सबके लिए वैल्यू निकाल लो। fx का वैल्यू कैसे निकालोगे, fx का वैल्यू सिंपली 0 के लिए x के जगह 0 डाल देना, मतलब 4x माइनस 3x स्क्वायर है ना फंक्शन, तो 0 के लिए 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 आ जाएगा। वैसे 0.1 के लिए यहाँ पे 0.1 डालो, तो ऐसे सबका वैल्यू आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से मैंने ये पहले ही कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और ये मैंने सारा वैल्यूज डाल दिया। 1.12, 1.25, 1.32, 1.33, 1.33, सॉरी 33, 1.28, 1.171। तो ये सारा का वैल्यूज है, हर एक का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये जो है ना, इसी को हम लोग x0 बोलते हैं, इसको x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, सॉरी x7 ये है, x8, x9, x10। अब ये x10 को xn भी बोल सकते हैं, n मतलब क्या है, 10 ही है ना, तो xn मतलब क्या है, n मतलब क्या है, 10, तो x10 यही है, xn मतलब यही है, xn मतलब यही है। अगर ये xn है तो ये है ना x9 ही हुआ ना, xn-1 तो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने अभी तक क्या किया है, बस मैंने इंटरनल गैप निकाला है, उसके बाद मैंने हम लोग को करना है कि बस लॉजिक यूज करो, 0 से 1 तक निकालना है ना, 0 से 1 तक निकालना है। कितना कितना का गैप से, इंटरनल गैप इसीलिए निकाला, कितना कितना का गैप से, 0.1 का गैप से, तो 0.1 और 10 इंटरवल्स है, तो 10 इंटरवल्स में 0.1 का गैप देते जाओ 0 से लेके 1 तक। 0.1 सपोज यहाँ पे 0.2 होता है ना, अगर इंटरनल गैप 0.2 आता है तो हम लोग 0.1 नहीं लिखते, डायरेक्ट दो 0.2 का गैप लेते जाते, 0 के बाद 0.2, फिर 0.5, सॉरी 0.4, 0.6, 0.8, 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे 5 दिया रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और हम लोग का इंटरनल गैप 0.1 का है। तो ये हम लोग का जो पहला है ना, इसी को x0, x1, x2 ऐसे बोलते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब बस फॉर्मूला में डालना है। तो फॉर्मूला में जब हम लोग डालेंगे तो क्या है, फॉर्मूला हम लोग का आंसर इज b माइनस a बाई 2n। फॉर्मूला है x0 प्लस, मैं एक चीज बताता हूँ फॉर्मूला को सिंपलर वे में, fx0 प्लस 2fx1। देखो x0 ये जो है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2fx2, 2fx3 प्लस ऐसे डॉट 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 करते जाओ, डॉट 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 xn-1 तक करो, 2fxn-1 प्लस अगेन लास्ट वाला जो उसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, fxn को भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब क्या, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। देखो बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया xn-1 तक, मतलब 9 तक, xn-1 तक, और xn को मतलब x10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड नहीं है, बाकी सबको, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड नहीं है, बाकी सबको मल्टीप्लाइड है। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब बस वैल्यूज डालना है, b माइनस a बाई 2 है ना, b माइनस a बाई 2 मतलब क्या है, 1 माइनस 0 बाई 10 इंटू 2 इंटू 10। उसके बाद fx0 का वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2 इंटू fx1 का वैल्यू क्या है, 0.37, तो 2 इंटू 0.37 प्लस 2 fx2 का वैल्यू क्या है, fx2 का वैल्यू है 0.68, 2 इंटू 0.68। ऐसे ही करते जो सारा को मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में ऐसे fxn-1 का, fxn-1 का वैल्यू क्या है 1.17, 2 इंटू 1.17 प्लस ये 1।
अब बस इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करके ऐसे आंसर आ जाएगा 0.995। ये आंसर आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देखते शुरू से, कि सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनल गैप निकाला। इंटरनल गैप निकाला 0.1 का, फिर ये टेबल बना दिया ताकि ये फॉर्मूला के हिसाब से जितना ना सारा वैल्यूज चाहिए ना हम लोगों को, तो फॉर्मूला के हिसाब से सारा वैल्यूज चाहिए, इसलिए हम लोगों ने टेबल बना दिया। टेबल में सारा वैल्यूज मतलब ये 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन है, और 0.1 का गैप है। इंटरनल गैप इसलिए निकाला b माइनस ए बाय एन। तो इंटरनल गैप निकाल दिया, सारा का वैल्यू आ गया, कैलकुलेटर में करके आ जाएगा ये फंक्शन से, सारा का वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला में डाल देना है, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर एरर बोला है तो डायरेक्ट हम लोग पहले निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से, और जितना उसका डिफरेंस होगा उतना एरर होगा। लाइक सपोज इसका एरर कितना होगा, ये तो हम लोगों ने 0.95 ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाला। ट्रेपेजॉइडल रूल से क्या है, 0.995 आंसर है। नॉर्मल से नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या आएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या है इसका, 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, 4x dx 3x स्क्वायर dx। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 x स्क्वायर dx। अब देखो ये वापस वही फॉर्म में आ गया x n dx वाला में, तो इसका क्या होता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दो ही फॉर्मूला यूजली हम लोग सब जगह यूज करते हैं। तो 4 यहाँ पे पावर 1 है ना, तो पावर 1 है तो क्या होगा x 0 प्लस 1 यानी कि 1 बाई 0 प्लस 1 यानी कि 1। अच्छा सॉरी 1 प्लस 1 2 होगा, 2 0 की बोल रहा था मैं, 2 हाँ। तो 1 प्लस 1 2, n मतलब यहाँ पे पावर 1 है ना, प्लस 1 करना है 2, और ये लिमिट्स में है। वैसे x स्क्वायर तो x 2 प्लस 1 3 बाई 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 1 इज 3, अगर 2 प्लस 1 इज 3, लिमिट्स में है। तो लिमिट्स में तो वैल्यू डालो, x की जगह पहले हम लोग अपर लिमिट डालते फिर लोअर लिमिट डालते। तो अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट डालो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0/2 माइनस 3, अपर लिमिट डालो x क्यूब मतलब 1 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब बाई 3, x के जगह डालना है। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1, और हम लोग का ऐसे आंसर आया था 0.995, ऐसे आंसर आएगा 1। तो हम लोग का एरर कितना है 0.005। सो दिस इज द एरर। अगर एरर निकालने बोला है तो एरर भी निकल जाएगा, ऐसे दोनों से ही दिखा देना है सॉल्व करके। एरर यूजुअली 4 मार्क्स में पूछेगा ही, वरना तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ईजी है, बस फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यूज करके सारा वैल्यूज निकाल लेना है, सारा वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल देना, इतना ही तो है। ये हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल। ऐसे ही सिम्पसन्स रूल भी है एक, सिम्पसन्स रूल का थोड़ा अलग फॉर्मूला है, बाकी सब कुछ सेम है सिम्पसन्स रूल। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी अलग लेते तो क्वेश्चन का भी वेरिएशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन सपोज थोड़ा सा टफ लेते हैं, 2 to 6 लेते हैं, 1/1 प्लस x dx फॉर 4 इंटरवल्स। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंटरनल गैप निकालना है, इंटरनल गैप। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, इंटरनल गैप जो है ना b माइनस ए बाई एन है, तो ये फॉर्मूला में तो b माइनस ए बाई एन है, तो इसको हम लोग h भी तो बोल सकते हैं ना। सो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/2 इंटू दिस, यही है ना, b माइनस ए बाई एन ही तो इंटरनल गैप है ना, तो उतना लिखना नहीं पड़ेगा, h/2 भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया। तो वैसे यहाँ पे इंटरनल गैप निकालना है h। इंटरनल गैप कैसे निकालते हैं, b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए बाई एन निकालना 6 माइनस 2/4। तो इंटरनल गैप हो गया हम लोगों का 1 का। अब हम लोगों को टेबल बनाना है, सारा वैल्यूज डाल देना है ताकि वो फॉर्मूला का आ जाए। तो x और fx है ना, फंक्शन यूज करके वैल्यूज निकाले। तो x में सबसे पहले क्या है 2 है, और सबसे लास्ट में क्या है 6 है। कितना कितना का गैप से, 1 का गैप से, तो 1 का गैप से तो 3 4 5, हाँ 3 4 5 6 यहीं पे लिख देते हैं, 3 4 5 है ना। अब बस वैल्यूज निकाल देना इन सब का। 2 डालो यहाँ पे, 1 प्लस 1/2 यानी कि इसका आंसर आएगा 1/3, तो ये 1/3। वैसे 1/3 डालेंगे तो 1/4 यानी कि 0.25 आएगा, 1/4 यानी कि 0.25। यहाँ पे हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2। पॉइंट में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। तो ऐसे टेबल बना दिया। अब क्या करना है डायरेक्ट, अच्छा टेबल बना दिया, तो ये हो गया x0, ये x1, ये x2, x3, x4। इसको हम लोग xn भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग xn-1 भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोगों को फॉर्मूला में डाल देना। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, द फॉर्मूला इज,
अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला जैसे था ना हम लोग का सिंपली कि b माइनस ए बाई टू एफ एक्स 0 प्लस एफ एक्स एन प्लस 2 सारा का सारा मल्टीप्लाइड। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ना देखो वहां तक तो सेम है, b माइनस ए बाई टू एन ये भी सेम है और ये भी सेम है, यहां तक पूरा ही सेम है। अब यहां से डिफरेंट होता है, यहां तक तो पूरा ही सेम है। अब यहां से डिफरेंट क्या है कि अब देखो जैसे वहां पे हम लोग क्या कहते हैं सिंपली बाकी का से मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करना है ट्रेपेजॉइडल में। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना जितना भी इवन नंबर है ना, जितना भी इवन नंबर है उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इवन मतलब क्या हो गया, x2 प्लस fx4 ऐसे इवन जितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जितना ऑड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऑड मतलब क्या हो गया, x1 प्लस fx3 प्लस डॉट डॉट जितना ऑड है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। जैसे उसमें क्या था सिंपली यहां तक सेम था, पहला और लास्ट को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है और बीच का सारा को 2 से मल्टीप्लाई करना है ट्रेपेजॉइडल रूल में। इसमें क्या करना है, सिम्पसन्स रूल में पहला और लास्ट को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर अब जितना इवन है इवन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे x2 इवन है, x4 इवन है, जितना भी है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। x6 भी इवन होता है, यहाँ पे x4 x6 मतलब x6 वगैरह है नहीं, फिर भी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जितना भी ऑड होगा जैसे x1 x3 x7 x9 वो सब जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये इसका फॉर्मूला है सिम्पसन्स रूल का। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज डाल देना है। तो अब वैल्यूज डालना है तो b माइनस ए बाई टू एन, इसको हम लोग h भी बोल सकते हैं ना डायरेक्ट, b माइनस ए तो h। और यहाँ पे एक चीज मैंने गलत, यहाँ पे h बाई 3 होगा, 2 नहीं, ठीक है 3 h बाई 3। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, जैसे वहां पे 2 था ना यहाँ पे 3 होगा। तो फॉर्मूला ये दोनों का डिफरेंट है, वहां पे 2 था यहाँ पे 3 है। तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था h बाई 2 उसके बाद फॉर्मूला, यहाँ पे h बाई 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि b माइनस ए बाई एन तो बेसिकली h ही है ना। फिर भी नॉट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स पूरा ही लिखते हैं b माइनस ए बाई 3n, जैसे वहां पे 2n था यहाँ पे 3n है। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग का fx0 प्लस fxn प्लस ट्वाइस ऑफ जितना इवन है प्लस डॉट 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 इवन प्लस 4 fx1 प्लस fx3 प्लस जितना भी ऑड है, ठीक है। तो अब देखो बस फॉर्मूला में डालना है b माइनस ए बाई 3n यानी कि b माइनस ए बाई 6 माइनस 2 बाई 3 इंटू एन मतलब 4। x0 क्या है हम लोगों का 1 बाई 3 प्लस xn क्या है हम लोगों का, xn मतलब लास्ट का ना, तो xn मतलब क्या है हम लोगों का 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस अब 2 इवन वाला सारा डाल दो जितना, ये दोनों अब हो गया। अब इवन वाला, इवन एक ही बचा ना, x4 भी इवन है लेकिन ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया ना, xn है ना ये बेसिकली, x4 से ज्यादा तो ये xn है। तो अब इवन वाला क्या बचा 1 बाई 5 प्लस ऑड वाला 4 से मल्टीप्लाई करना ऑड से, ये दोनों ऑड है तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6। तो अब बस हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा आंसर 0.84769190, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। तो ये सिम्पसन्स रूल से आ गया। अब ये क्वेश्चन में रहेगा कि तुमको ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है या सिम्पसन्स। यूजुअली ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, तो दोनों का बस फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, देखो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है हम लोगों का b माइनस ए बाई 2n fx0 प्लस fxn, ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सब को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी है, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 जितना भी है, कितना तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक। तो ये हो गया फॉर्मूला सेकेंड लास्ट टर्म तक, ये ट्रेपेजॉइडल रूल का। अब सिम्पसन्स रूल का क्या है, b माइनस ए बाई 3n, ये दोनों तो सेम रहेगा, fx0 प्लस fxn प्लस अब इवन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऑड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला हो गया। ट्रेपेजॉइडल रूल का अलग, सिम्पसन्स रूल का अलग, दोनों n के लिए। ट्रेपेजॉइडल रूल में बस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है बिना n का, तो उसका भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस इतना है कि b माइनस ए बाई 2 एफ ए प्लस एफ बी, इतना सा फॉर्मूला है। ये अगर नहीं दिया हुआ है n तो ऐसे निकाल देना है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है प्रोसेस।
पहले इंटरनल गैप निकाल लो, इजी रहेगा, इंटरनल गैप निकालो फिर टेबल बना लो तो इजी रहेगा, सारा वैल्यूज आ ही चुका है, हम लोग को बस फॉर्मूला में डालना है। सो अब एक हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, वो है बाइसेक्शन मेथड, जो कि हम लोगों का सैम्पल पीरियड में भी पूछा गया है। व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड, मतलब बाइसेक्शन मेथड को यूज करके कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन क्या होगा सबसे पहले कि इट विल बी टेलिंग यू दैट यूज द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 in 1, 2 इन प्लेस ऑफ 10 to the power -2। अब इसका मतलब क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोले कि हम लोग को इसका रूट निकालना है बिटवीन 1 and 2 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ऐसे भी आ सकते हैं। मैं इसका मतलब अच्छे से समझा दूंगा। पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा, यूज द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 2 places of decimals between 1 and 2, करेक्ट टू 2 places of decimals भी आ सकता है, या फिर करेक्ट टू 10 to the power -2 between 1 and 2। अब इसका मतलब बहुत आसानी से समझ में आ गया, बाइसेक्शन मेथड बहुत ही इजी मेथड है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है ना, मैं इसका ना क्यों हुआ कैसे हुआ वो सब नहीं बताऊंगा, मैं एक सिंपल इजी टॉपिक मतलब इजी वे बताऊंगा। अब इसमें बस एक चीज हम लोगों को एक्स्ट्रा लिखना है, बाकी सब कुछ मतलब समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है हम लोग का क्वेश्चन में, इसको एफ एक्स सपोज कर देना है, ठीक है। एफ एक्स सपोज करने के बाद ये जो है ना, इसको ए और बी सपोज कर दो, ए और बी इक्वल टू 1, -2। यहाँ पे ए मतलब 1 है, बी मतलब 2 है, हम लोग को इन दोनों के बीच में इसका रूट्स निकालना है। तो अब ये जो हम लोग करने वाले हैं ना, एक टेबल बनेंगे, तो ये टेबल बनाने से पहले ना हम लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा। अब तुम ये याद रख लो, क्योंकि मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो ये तुम खुद ही कर लो, याद रख लो। सबसे पहले तो F1 डाल देना है, मतलब F1 का वैल्यू इसमें डाल देना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ये आ जाएगा -2, F2 2 - 4 इक्वल टू 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, F1 डॉट F2। ये क्यों हुआ, क्यों कर रहे वो सब अभी जाने दो। So root of equation 1 lies between 1 and 2। रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन 1 and 2, तो हम लोग क्वेश्चन में ही दिया गया कि 1 और 2 के बीच में रूट निकालना है, तो ये तो रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन 1 and 2। अब ये क्यों किया हम लोगों ने, यहां तक तो हम लोगों ने अज्यूम किया, ठीक है। ये स्टेप क्यों किया, अब ये क्यों किया मैं बताऊंगा टेबल में। ये F1 में पहले हम लोगों ने F में 1 का वैल्यू डाला, 2 का वैल्यू डाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके -4 बना दिया। अब इसके बाद एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं हम लोग। पहले टेबल में क्या करना है, सबसे पहले A लिखना है, B लिखना है, मिड पॉइंट लिखना है, विच विल बी, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सिंपल है, लास्ट में समझ में आ जाएगा। और FM लिखना है। अब एक बहुत ही लंबा टेबल बनाना है, तो ये हम लोगों का टेबल हो जाएगा। तो अभी टेबल में सबसे पहले हम लोगों को ए का वैल्यू डाल, और ये टेबल जब तुम देखो ना, कोई क्वेश्चन में यहाँ पे एफ, जैसे हम लोगों ने ए बी एम और एफ एम लिखा ना, वैसे एफ ए और एफ बी भी लिखा है और एफ ए इंटू एफ बी भी लिखते हैं। तो वो चीज हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पे, वो चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोगों ने ये बस एक सिंपल स्टेप लिख दिया। उतना ज्यादा लंबा टेबल नहीं बनाना है हम लोगों को, इसलिए मैंने वो पहले ही कर दिया, पहले ही एफ ए लिख दिया, एफ बी लिख दिया, ठीक है। ये F1 मतलब क्या है, एफ ए एफ बी, और ये एफ ए इंटू एफ बी पहले ही कर दिया मैंने, एफ ए एफ बी। तो अब ये बार बार हम लोगों को टेबल में नहीं करना पड़ेगा, वरना क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एफ ए एफ बी और एफ ए एफ बी को मल्टीप्लाई करके बार बार दिखाना पड़ता है हम लोगों को। मैंने एक बार ही दिखा दिया शुरू में, करना कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, एफ ए और एफ बी लिख देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब टेबल बनाना है। देखो टेबल में सबसे पहले हम लोग को ए का वैल्यू डालना है। ए का वैल्यू क्या है हम लोगों का 1, बी का वैल्यू क्या है 2। अब मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट क्या होगा इन लोग को 1 + 2/1, तो 1.5। अब कुछ नहीं करना, 1.5 को जो है ना फंक्शन बना देना, मतलब ये फंक्शन क्या है हम लोगों का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 ना। तो एफ एम क्या होगा, एफ एम होगा हम लोगों का, एफ एम मतलब क्या है 1.5, सो 1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 4। तो मतलब वही कि ये फंक्शन में जो है ना हम लोगों का जो मिड पॉइंट आया है उसको डाल देना है, तो ऐसे हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 0.25। अब देखो यहाँ से तुमको बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक बार एक हो जाने दो, उसके बाद मैं वापस बताऊंगा, तब तक मैं आराम से समझ में आ गया होगा। देखो ये क्यों किया, क्या क्या वापस हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो टेबल एक बार कि 1 2 एंड अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन किया था, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो सबसे पहले ए बी मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का फंक्शन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइंड करो ये नेगेटिव आया, ठीक है। जब ये नेगेटिव आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में
कि b को एज इट इज रखते, पर जब ये नेगेटिव आया हुआ है तो ये वो 1.5 को, मतलब ये m को a बना देते। ये जो m है ना वो a बन जाता है, ये नहीं, ये वाला m जो है ये a बन जाता है जब भी ये नेगेटिव होता है। तो ये जब नेगेटिव हुआ तो ये a बन गया। अब निकालना है हम लोगों को वापस से मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट 1.75। वापस से 1.75 को इसमें fm में डालो, मतलब यहाँ पे 1.75 स्क्वायर प्लस 1.75 यही फंक्शन में डालना है। तो फंक्शन में डाल के वैल्यू आ जाएगा, वो कैलकुलेटर में कर लेना, फंक्शन में बस डालना है। जो हम लोग क्वेश्चन में फंक्शन है ना वही फंक्शन में बस डालना है इसको, मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट को डालते जाओ। तो अब इस बार पॉजिटिव आए, अब जब पॉजिटिव आएगा ना तो ये जो है ना अब ये b बन जाएगा। तो मतलब देखो जब भी पॉजिटिव आएगा तो ये मिड पॉइंट b बनेगा, जब भी नेगेटिव आएगा ये a बनेगा। कैसे याद रख लो, b पॉजिटिव याद रखो ना, b पॉजिटिव। तो b पॉजिटिव मतलब b इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेनेवर b पॉजिटिव विल कम वी हैव टू चेंज द मिड पॉइंट इनटू b। सो अब पॉजिटिव आ गया तो ये मिड पॉइंट को b में चेंज करना है, और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज 1.5 एज इट इज। अब बस ये 2 के जगह 1.75 आ जाएगा, 1.75 आ गया। अब वापस से इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेटर में करके आ जाएगा। इसको वापस से हम लोगों को फंक्शन में डालना है, यहाँ पे 1.625 स्क्वायर प्लस 1.65 माइनस 4 डाल देना है, उसका वैल्यू आ जाएगा 1.2656। और ये देखो ये एक एक लिखना है, ठीक है, मतलब ये पूरा ही लिख देना जितना आ रहा है, कम से मिनिमम 4 वैल्यूज लिखो, इसके बाद का 2 लिख के मत छोड़ देना, 4 लिखना, अभी काम आएगा वो। तो वापस से पॉजिटिव आ गया, तो अगेन इसको हम लोगों को b बना देना है ना 1.625, और ये तो एज इट इज 1.5। वापस से मिड पॉइंट निकालो 1.5625, तो इस बार आएगा 0.0039 पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव आए तो इसको वापस से बना दो 1.5625, और ये 1.5 एज इट इज। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 1.5315। तो अब ये वैल्यू डालने के बाद आएगा -0.1238। तो अब ये नेगेटिव आया, देखो नेगेटिव आया, तो अब इसको क्या बनाना है, अब इसको a बनाना है, अब b नहीं बनाना है, अब a बनाना है। तो 1.5315, और ये तो एज इट इज 1.5625। अब दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 1.5469, और फंक्शन में डालने के बाद, ये फंक्शन में डालने के बाद आ जाएगा 0.0602। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ये जो हम लोग चेंज कर रहे हैं ये डाल देते हैं यहाँ पे, मतलब a का वैल्यू इसको डाल देते हैं, उसको नहीं डालना है, m को डालना है a का वैल्यू, ये नहीं ये डालना है। ये तो हम लोगों ने बस डिटरमाइन करने के लिए फंक्शन निकाला कि कौन सा डालना है, मतलब ये a में डालना है कि b में डालना है, तो वो साइन के हिसाब से वो निकाला है। डालना तो हम लोगों को ये है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसको हम लोग को a में डाल देना है, पॉजिटिव आया तो इसको हम लोग को b में डालना है, तो यही डालना है, मिड पॉइंट डालना है। तो अब देखो अगेन नेगेटिव आया तो अगेन इसको a में डाल देना, नेगेटिव आया तो 1.5469, और मैंने क्या बोला मिनिमम 4 तो लिखो ही, वो काम आएगा। और अगेन मिड पॉइंट आ जाएगा 1.5547, और फिर से आ जाएगा 0.0282। अगेन नेगेटिव आ गया, अगेन a में डालो, तो अगेन a में डालोगे तो 1.5547, 1.5625 एज इट इज। अगेन मिड पॉइंट आएगा 1.5586, अगेन आएगा 0.0122। अगेन नेगेटिव आया, वापस डालो a में। तो ये कब तक करना है, ये a b में कब तक डालना है। अब ये क्वेश्चन में पहले ये दिखा देता हूँ, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कब तक करना है, 1.86, 1.5625, अगेन इसका मिड पॉइंट आएगा 1.5606, ये आएगा 0.0039। अगेन इसको नेगेटिव आया तो a में डालना है, a में डाल दो इसको, तो 1.5606, 1.5625, तो इसका मिड पॉइंट कुछ आएगा, ये आएगा। तो ये कब तक करते जाना, ये तब तक करना है जब तक कि डेसिमल के बाद का 2 वैल्यूज सेम नहीं हो जाते। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम ध्यान से देखो, अप टू 10⁻², या फिर 2 places of correct to 2 places of the decimals। ऐसे जब भी दिया हुआ है ना 2 places of decimals, या फिर 10⁻², यूजुअली 2 places ही देगा। तो ये 2 places ऐसे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, करेक्ट टू 2 places of decimals, या फिर 10⁻² ऐसे दिया रहेगा। तो डेसिमल के बाद का जब तक ये a और b का डेसिमल के बाद का जब तक 2 प्लेसेस 2 वैल्यू सेम नहीं हो जाता है तब तक करते जाना। अब यहाँ पे देखो 1.56 सेम हो गया, अब यहाँ पे ये निकाल के छोड़ देना है, कुछ आएगा उतना निकाल के छोड़ देना। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया, तो ऐसे टेबल बनाना है, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हेंस द वैल्यू ऑफ a and b are same up to 2 places in the last table. In the last table the values of a and b are same up to 2 places. In the last table the values of a and b are same
टू टू लास्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब ऐसे लिख देना है कि इट इज सेम टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, या फिर मैं वर्ड में लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखना है, हेंस द वैल्यू ऑफ A and B are same to two places of decimal in last row. So यही है आंसर, 1.56 है ना, 1.56 तक सेम है ना, तो 1.56 इज आवर आंसर. सो द अप्रोक्सीमेट, ये कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.56. तो यही सेम है ना, 1.56 सेम है, तो 1.56 आंसर हो गया. तो ऐसे करना है बाइसेक्शन मेथड. सो कितना सिंपल था देखो, बस थोड़ा सा झंझट है लेकिन इजी है इसमें. बाइसेक्शन मेथड क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ध्यान से समझना है. अगर समझ में नहीं भी आ रहे तो हम लोग वैल्यूज देखो, ये इक्वेशन है 1 and 2 के बीच में दिया हुआ है, अप टू 2 प्लेसेस दिया होगा, या फिर अप टू 10⁻⁻2 दिया ही होगा, या फिर -3 दिया है, तो यहाँ पे 3 जब तक सेम नहीं होते और करते जाते, जब तक यहाँ पे 2 नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं आ जाता, या फिर जैसे यहाँ पे 2 है, जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक 3 सेम नहीं होता तब तक करते रहते. तो आंसर क्या होता है, जो भी 3 प्लेसेस सेम है, सपोज 1.562, दोनों ही में 1.562 आ जाता, तो आंसर वही होता है 1.562. सो हम लोगों ने इसको एफएक्स सपोज किया, उसके बाद ये हम लोगों ने टेबल में ज्यादा कुछ ना करना पड़े, इसीलिए डायरेक्टली FA FB और FA इंटू FB निकाल दिया, वरना ये टेबल में बार बार दिखाना पड़ता है ये चीज. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया कि ये तो याद रख लो अब कि A और B हम लोग का 1 और 2 है, तो FA FB FA इंटू FB ये निकालना है. उसके बाद टेबल बना देना है, बस ये लिख देना कि सो रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है. आया भी तो 1 and 2 के बीच में ही ना, सो वो तो क्वेश्चन में दिया गया बिटवीन 1 and 2, तो वही वापस लिख देना, जरूरी है लिखना, रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1 and 2. उसके बाद टेबल बनाना. टेबल में तो कुछ भी नहीं, A B मिड पॉइंट फंक्शन, बस A और B का वैल्यूज डालते जाओ, नेगेटिव आए तो मिड पॉइंट को A बना दो, पॉजिटिव आए तो मिड पॉइंट को B बना दो, ऐसे डालते जाओ जब तक दोनों सेम नहीं आ जाता. लास्ट में दोनों सेम आ गया तो लिख दो हेंस द वैल्यू ऑफ A and B आर सेम टू 2 लास्ट प्लेसेस ऑफ द डेसिमल्स, या फिर टू 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल्स इन द लास्ट रो, सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.56. जितना भी आया है वही है, 1. यहाँ पे 72 भी आया होता है दोनों में, तो वैल्यू वुड बी 1.72. सो ऐसे बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट होता है, और इसके साथ हम लोगों का ग्रुप सी कंप्लीट होता है. बाइसेक्शन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सब तो ईजी है. सिम्पसन्स रूल में फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल रूल में फॉर्मूला, और ये सब में तो बस थोड़ा सा याद रखना है ट्रिक क्या करना है. इसमें तो याद है कंडीशन है हम लोग का x y z का अलग अलग आएगा. फर्स्ट आइट्रेशन में y और z 0 डाल देना है, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में z 0, x का वैल्यू ऑलरेडी है, थर्ड आइट्रेशन में दोनों वैल्यूज है, आ जाएगा. गॉस एलिमिनेशन में हम लोग क्या करना था, अपर ट्रायंगल बनाना, मतलब ये तीनों 0 बनाना. 0 बनाने के लिए क्या करना है, या तो इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद गॉस जॉर्डन में तीनों 0 बनाना है. और ऐसे ही मैंने सारा बता दिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय.